दोस्तों, आज की कहानी सच्चे प्रेम को दर्शाती है। यह कहानी आपको जरूर अच्छी लगेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे, पर मेरी आंखों में नींद का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था। आंखों में नींद की जगह बस बेचैनी थी, छटपटाहट थी, कुछ उलझने थी, कुछ बेबसी थी और बहुत ज्यादा मायूसी। नींद और ख्याल की जद्दोजहद में मैं मन को शांत करने के लिए छत पर जा पहुंचा। अगस्त का महीना था, पूर्णिमा की रात थी। कुछ समझ नहीं आया तो पूरे चांद को ही निहारने लगा। आज तो कुछ लम्हे निहारने के बाद एकाएक मेरी नजर एक घर पर पड़ी। हमारे घर से महज 100 या 125 फुट की दूरी पर था, पर वो घर दूसरी गली में था। उस घर के पास ही स्ट्रीट लाइट लगी थी और फिर पूरे चांद की दूरियां रोशनी हुई थी। मैं उस सफेद घर की बालकनी और छत को अच्छे से देख पा रहा था उस घर की बालकनी में खड़ी एक लड़की को। वो भी चांद को देख रही थी। मेरी नजर कुछ देर के लिए उसी लड़की पर ठहर चुकी थी। वो लगातार चांद को देखे जा रही थी और मैं ना चाहते हुए भी उसको ही देखे जा रहा था। तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद उसने अपने हाथ से अपने बालों को संवारा। जैसे किसी नाटक की स्टेज से पर्दा उठता है, ठीक उसी तरह होले होले उसके चेहरे का दीदार हुआ। चांद की रोशनी और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैं उसे देख सकता था। कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट होने का ये भी फायदा है कि अब बालकनी में आकर खड़ा हो गया। मैं रेलिंग पर अपने दोनों हाथों को रखा और इधर उधर नजरें घुमाने लगी, और मेरा एक हाथ रेलिंग पर था और दूसरे हाथ को मोड़कर अपना चेहरा अपनी हथेली पे रख के उसको एक देखे जा रहा था। अचानक उन दोनों की नजरें एक दूसरे से उस रात में पहली बार टकराई। कुछ पल के लिए एक दूसरे पर नजरें टिकाए रहे। वो नजरों का मिलना और उसका मिलना उस पूर्णिमा की रात में भी धुंधला धुंधला नजर आया। बस उस रात की एक ही बात समझ आई कि सिर्फ मैं ही अकेला नहीं जाग रहा था, कोई और भी था जो जाग रहा था। उस धुंधली मुलाकात का मंजर कुछ अजीब था। वो लड़की अब बालकनी से जा चुकी थी और मैं भी वापस अपने कमरे में आ चुका था, लेकिन बार बार उस लड़की का ख्याल ना रहा था। लेकिन ख्यालों की उधेड़ धुन में कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह के 8 बज रहे थे। सुबह मुश्किल से आँख खुल रही थी। मैं अनमने ढंग से जाग के बैठने ही जा रहा था कि तभी मेरी छोटी बहन निशा चाय लेकर आ गई। चाय का कप हाथ में लेते हुए बोली, जल्दी से चाय पियो और मुझे कॉलेज छोड़ गया हो, जल्दी से तैयार हो जाओ भैया। मैंने उसको हैरानी से देखा और फिर अनमने ढंग से चाय का कप उठाया और वापस छत पर पहुंच गया। छत पर पहुंचकर सबसे पहले उसी घर की तरफ देखा जहाँ रात में मैंने लड़की को देखा था, पर अभी वहाँ कोई नहीं था। मैंने चाय की हर दृष्टि के साथ उसी घर को देखता रहा। अब तक चाय भी खत्म हो चुकी थी, पर वहाँ कोई नहीं आया। मैं पलट कर चलने लगा, फिर सोचा कि एक बार और उस घर की तरफ देख लो। व्याकुल मन से फिर उस घर की तरफ देखा। इस बार वो रात वाली लड़की छत पर थी। वो छज्जे पर आकर अपने बाल छुपा रही थी और उसको देखकर मैं वैसे ही खुश हो रहा था जैसे बेगारी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब मैं उसे रात की तरह धुंधला धुंधला नहीं, साफ साफ देख रहा था। कुछ वक्त बाद फिर हम दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई, लेकिन इस बार जैसे ही इन दोनों की नजरें मिली, मैंने अपना चाय का कप उसकी तरफ करके चाय पीने का इशारा किया, मगर मेरा चाय के लिए इशारा करना उसको पसंद नहीं आया। उसने अपना मुंह बनाया और नजरें घुमाकर बाई और देखने लगी कि शायद मैंने गलत किया, और उससे वापस नजरें मिलाने तक का इक़रार किया। थोड़ी देर बाद फिर उसकी नजरें मुझ पर पड़ी। मैंने बिना एक पल गवाए अपने बाएं हाथ से अपना कान पकड़कर सॉरी बोला। अब वो देख तक मुझे देख रही थी। मैंने फिर अपने दोनों कान पकड़कर माफी मांगी। इस बार वो होठों के किनारे से हल्की सी मुस्कुरा दी और हाथ से कप लेने का इशारा कर दिया। मैं कुछ और बात कह पाता कि तभी निशा ने फिर आवाज दी, भैया कल नहीं आज ही चलना है। इतने में तो 2 बार चाय खत्म हो जाती। फिर अनमने ढंग से उस लड़की की तरफ हाथ हिलाकर मैं बोला। उसने भी जवाब में हाथ हिला दिया। निशा को कॉलेज तक ले जाने और कॉलेज से घर वापस आने तक मेरी नजरों में अभी भी उसी लड़की का वो मुस्कुराता चेहरा बार बार आ रहा था। रात के 2 बजे से लेकर अभी दोपहर के 12 बजे तक वो लड़की सैकड़ों बार मेरे सामने होठों से रंगी मुस्कान पे गिरती नजर आती रही। अब तो हर रोज का यही नियम बन गया। हम दोनों वक्त बेवक्त अपनी अपनी छतों पर नजर आ जाते
लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन हम इशारा इशारा में ही बात करते थे। ना तो उसे और ना ही मुझे उसका नाम पता था, और ना पता चलता भी कैसे, उसका नाम खुद उसके लबों से सुनना चाहता था। आज भी सुबह सुबह मैं छत पे खड़ा उसे निहार रहा था, वो भी मुझे एकदम देखती रही। फिर अचानक मुझसे नीचे जाने का इशारा किया। मैंने हाथ हिलाकर पूछना भी चाहा कि क्यों, पर उसकी सादगी पे मैं हार गया। इस बार उसने जितनी भावुकता से आग्रह किया, मैं फिर कोई सवाल नहीं कर पाया। मैं अपने घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। करीब 5 मिनट बाद एक 14-15 साल की लड़की मेरे पास आई और मुझसे बोली, कल सुबह 8 बजे दीदी ने आपको नैना झील के किनारे महादेव के मंदिर में बुलाया है। उन्होंने बोला कि आप उन्हें झील के किनारे पर ही मिल जाना। मैंने उस लड़की से पूछा कि कौन सी दीदी? वो पलटकर चलने लगी और बोली, वही जिन्हें आप रोज अपनी छत से देखते हैं। मेरे लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी थी, मैं आज भी बयान नहीं कर सकता। मैं उस दिन उस लड़की का संदेश सुनकर दौड़कर वापस अपनी छत पर गया। मैं उससे कुछ इशारा करता, इससे पहले वो पलट के चल दी। फिर एकाएक उसने पलट के मुझे देखा, अपने चेहरे पे सुकून भरी मुस्कान लाते हुए मुस्कुराए कहकर नीचे चली गई। मैं बहुत खुश था, कल मैं उसको बहुत करीब से देखने वाला था। आज की रात भी बड़ी अजीब थी। उसे कल सुबह देखने की खुशी कह रही थी कि जल्दी सो जाऊं, पर एक उसका प्यार था जो भी बार बार नींद को कोसों दूर छोड़ आता था। मगर जैसे जैसे किसी तरह से मैं सो गया, सुबह जल्दी जाग गया, तैयार हुआ और नैना झील के किनारे पहुंच गया। मैं वक्त से 30-40 मिनट पहले पहुंच गया, पर वहां पहुंचने के बाद एक विडंबना थी। झील की दोनों तरफ महादेव का मंदिर था और मैं पैदल ही गया था। पुल से दूसरी तरफ जाने में 20-25 मिनट लगते, कोई थोड़ी सी दूरी पर भी था। ये वक्त और भी कम हो जाता अगर मुझे तैरना आता, लेकिन मुझे तो पानी से जाने से डर लगता है। मैं झील के उस पार महादेव के मंदिर को देख ही रहा था कि तभी मंदिर से जरा सी दूरी पर मैंने देखा कि नीले सूट में वही छत वाली लड़की खड़ी है। मैं बिना कुछ सोचे भागता हुआ उसकी तरफ चल पड़ा। आपते आपते मैं लड़की के पास पहुंचा, लेकिन मेरी बदकिस्मती से ये दूर से देखने में कुछ जैसी लग रही थी, लेकिन असल में ये वो लड़की थी ही नहीं। उस पार पहुंचने के बाद मैंने देखा कि हाथ में पूजा की थाली लिए हल्के गुलाबी स्वरूप में वो ही आप खड़ी थी। एक बार ही दौड़ने में मैं पक चुका था। फिर से दौड़ते हुए उस पार गया। वो झील को निःशब्द निहार रही थी। मैं उसके पास पहुंच के वहीं बैठ गया। मेरी सांसें बहुत जोर जोर से चल रही थी। उसने मुझे देखा और मेरी हालत देखकर एक मिनट की शिकायत करते हुए बोली, वक्त से 20 मिनट देर से आए हो, अब तो मेरे जाने का भी वक्त हो गया है। मुझे उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं कोई चीज बस एक कदम की दूरी से हार गया। मैंने उसको पूरी बात बता दी और पीठ पिलाकर हंस दी। मैं उसको एक तक देखता रहा। उसका मुस्कुराना, उसका थोड़ी देर पहले का छोटा गुस्सा, वो इन दोनों अदाओं में मुझे बहुत प्यारी लगी। अचानक मेरी तरफ हाथ करते हुए बोली, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं हुआ बोल के उसका नाम पूछा। वो बोली, अपर्णा। मैंने जवाब में कहा, बहुत अच्छा नाम है। अगर मैं सही समझ रहा था तो अपर्णा भी माँ पार्वती को कहा जाता है। ये भी माँ पार्वती का ही नाम था। उसने फिर मेरा नाम पूछा। मैंने उसको अपना नाम बताया। अब हम दोनों अनजान नहीं थे, हम एक दूसरे का नाम जानते थे। हम दोनों एक घंटे तक एक दूसरे से बतियाते रहे। ना चाहते हुए भी अब विदा लेने का वक्त आ गया। हम अनमने ढंग से एक दूसरे से बाय कह रहे थे। हम लोग अब हर सोमवार को झील के किनारे मिलते थे, तो बातें करते, अपनी खुशी अपना दर्द बांटते। जब भी कठिन परिस्थितियों में होती तो मैं निश्चल मन से उसकी मदद करता, और बदले में उसने भी मुश्किल वक्त में मेरी बखूबी मदद की। लेकिन ना हम दोस्त थे और ना ही कुछ और, पर जो भी था इस रिश्ते में हम खुश थे। आज की तरह तब हर घर में फोन नहीं था, लेकिन हम दोनों के घर में टेलीफोन था। जब भी मुझे या उससे मिलना होता तब हम अपनी गली के छोटे बच्चे को एक चॉकलेट के बहाने अपनी खैर खबर भेजते रहते। उसकी लिखी दर्जनों चिट्ठियाँ मेरे एक सूटकेस में जमा थी। अपर्णा से जुड़ी हर चीज को मैंने सहेज कर रखना चाहता था, और मैंने रखा भी था। मगर जिंदगी में खुशियाँ ज़्यादा दिन कहाँ रुका करती। उस दिन पहली बार अपर्णा ने मुझे फ़ोन किया और उसी झील के किनारे मिलने बुलाया। मैं आवाज़ से समझ गया था कि उसका गला रुधा हुआ था।
किसी बात को लेकर उलझन में थी, मगर ये सब उससे मिलने के बाद ही साफ होता। मैं नैना दिल के किनारे उसका इंतजार कर रहा था। वो आई, मेरे पास बैठ गई, चेहरे पर सुलझता थी, आंखों में फिक्र, और उसे देखकर लग रहा था कि होठों पर कभी न टूटने वाली कुप्पी घर कर गई है। अपर्णा को ऐसे देखकर मैं अंदर से बेचैन था। मुझे वो मुस्कुराती हुई खुश मिजाज की अच्छी लगती थी। अजीब रिश्ता था, वो किसी उलझन को लेकर उदास थी और मैं उसे ऐसे देखकर उदास था। कहते हैं ना कि तूफान के आने से पहले एक गहरी खामोशी होती है। आज उसकी होठों पर भी कुछ वैसी ही चिपकी थी। आज मेरे कंधे पे अपर्णा अपना सिर रखे कुछ देर खामोशी रही, फिर बोली, अगले महीने की 13 तारीख को मेरी शादी है, तुम्हें बस यही बताने आई थी। मेरे सभी अंदाजे गलत साबित हुए। अब अपर्णा के रिश्ते की उदासी मेरे जिस्म में आ चुकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर मेरा कुछ टूट गया था। अपर्णा मेरे कंधे पर सर रख के थोड़ा रोली, कहीं मुझे शक ना हो इसलिए पलट कर चलने लगी। फिर रुक कर बाय कहकर बोली, ध्यान रखना अपना। मैंने जो उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहा कि तुम भी अपना ख्याल रखना। हम दोनों की आंखों में अनंत आंसू थे, फिर भी एक दूसरे से छुपाना चाह रहे थे। दिन के बाद भी हम हर सोमवार को वही झील के किनारे मिलते, साथ हंसते, साथ में रो लेते और फिर आगे की जिंदगी में दोबारा यूं ही मुस्कुराकर एक दूसरे से मिलने के वादे करते। अक्सर उसकी सवालिया नजरें मुझसे बेवकूफ़ी इस रिश्ते का नाम पूछा करती थी। जवाब उसकी आंखों में भी था और मेरे दिल में भी, लेकिन ये रिश्ता सुकून भरा था। अब हम जब भी मिलते तब एक दूसरे से विदा लेने और पिछड़ाव का एहसास होता था, जो लफ्ज़ों में कभी बयां नहीं हो सकती थी। उस तकलीफ से हम दोनों रोज रूबरू होते थे। जिस दिन से अपर्णा ने मुझे अपनी शादी की बात बताई थी, उसी दिन से मेरी आंखों में एक उदासी तैर गई, बेवजह आंखों में नमी रहती थी। आज 13 तारीख की अपर्णा की शादी का दिन था। आज मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस करना भी भूल गया था और वो 13 तारीख का इंतजार रहता था। उसके लिए मैं खुश भी था तो दूर कहीं मन के किसी कोने में रोज कुछ न कुछ टूट कर बिखर जाता था कि शादी में उसे क्या तोहफा दूँ, और तोहफा ले भी जाओ तो उस तक पहुँचेगा कैसे। इसी कसमकस में आंखों से कुछ आंसू ढक ही जाए। मैं बाजार गया, वहाँ से सबसे अच्छी चूड़ियों का डिब्बा और एक अंगूठी ले आया। मुझे नहीं पता था कि ये कभी उस तक पहुँचेगी ही या नहीं, लेकिन मैं ले आया। यूँ तो अपर्णा ने कई बार उससे कहा था कि मेरी शादी में जरूर आना, मगर कैसे जाता। आज निशा भी कॉलेज नहीं गई थी। मेरे पास आई, मेरे सर पे माँ की तरह हाथ हिलाते हुए बोली, प्रिया सब ठीक तो है ना, कुछ परेशान से लग रहे हो। मैंने निशा को सोफे पे बिठाया, उसकी गोदी में अपना सर रख के सोफे पे लेटते हुए कहा, सब ठीक है छुट्टी, बस थोड़ा सर दुख रहा है। निशा मेरा सर दबाती रही। मैं ना जाने कब उसकी गोद में सो गया। आज निशा में मैंने अपनी माँ की एक झलक देखी थी। जब मेरी आँख खुली तब शाम के 7 बज रहे थे। मैं नहाने चला गया, मन को थोड़ा शांत करना चाहता था। साल के 8 बज रहे थे। मैं अपनी छत से अपर्णा का घर देख रहा था, रंग बिरंगी लाइटों से सजाकर, और उस घर की छत पर आज अपर्णा को छोड़कर बहुत से चेहरे दिख रहे थे। मैं अपने घर की बालकनी पर खड़ा उससे एक कभी ना खत्म होने वाली जंग लड़ रहा था। मैंने अचानक देखा कि 3 लड़कियां मेरे घर की तरफ आ रही थी। बीच में वो वाली लड़की भी थी जो अक्सर अपर्णा का संदेश लेकर आया करती थी। वो तीनों मुझे अपने साथ ही लेने आई थी। मैं उनके साथ चल पड़ा। उन तीनों ने मुझे एक कमरे के बाहर लाकर खड़ा कर दिया और सब एक साथ बोली, अपर्णा ने बुलाया है आपको। मैं चेहरे पर एक अच्छी मुस्कुराहट लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अपर्णा ने मुझे कमरे के अंदर बुला दिया। उस कमरे में अपर्णा की बड़ी दीदी, उसकी भाभी, वो और मैं, हम चारों ही लोग कमरे के अंदर मौजूद थे। आज अपर्णा भला ही खूबसूरत लग रही थी। शादी के जोड़े में वो परियों की रानी लग रही थी। मैंने सबसे हाय हेलो किया और अपर्णा के सामने जाके खड़ा हो गया। अपर्णा मुझे और मैं अपर्णा को निशब्द निहारता रहा। उसकी आंखों में आंसू झलक उठते, उससे पहले ही मैंने उसके हाथ में चूड़ियों का डिब्बा थमा दिया। उसी डिब्बे में वह अंगूठी भी रख दी थी। मैंने अपर्णा से कहा, परी लग रही हो तुम अपनी दुनिया में हमेशा खुश रहो, जहाँ भी रहो, जिस काल में भी रहो, अपने होठों पे मुस्कुराहट हमेशा सजाए रखना। तुम मुस्कुराते हुए बेहद खूबसूरत लगती हो।
मैं पलट के चलने लगा तो उसकी दीदी और भाभी ने मुझसे पूछा, क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे, क्या लगती है वो तुम्हारी। दोनों के सवाल सुनकर मैं पास ही खड़ी कुर्सी पे बैठ गया। एक पल को खामोशी सी छा गई उस कमरे में। फिर अचानक अपर्णा मेरी तरफ बढ़ी और मुझे कुर्सी से खड़ा करके कस के मेरे गले लग गई। फिर भाभी और दीदी पर जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं बताती हूँ मेरा इनसे क्या रिश्ता है। अपर्णा ने जैसे ही अपनी लब खोले, मैंने अपनी उंगली रख दी के लबों पर। फिर अपर्णा का हाथ उस दीदी के हाथ में थमा के बोला, दीदी कुछ रिश्ते किसी नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ रिश्ते बेनाम ही अच्छे लगते हैं। मैंने अपर्णा को फिर आखिरी बार कस के गले लगाया, अपने कुछ आंसू उसके माथे पे और उसके कुछ आंसू अपने सीने पर लेके इस बेनाम रिश्ते की खुशबू के लिए कमरे से बाहर आ गया।